नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल निसार। आज करंट अफेयर की पीटी 365 यूपीएससी 2024 के लिए जो मैगज़ीन आती थी, रोज़ाना वीडियो आता था, वो थोड़ा देर हो गया है। थोड़ा लैपटॉप में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन बनाऊँगा और अभी बना ही रहा हूँ। तो जो पहले 7 बजे सुबह वीडियो आती थी, अब यह करीबन 9 बजे तक आपको पब्लिश होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें यूपीएससी 2024 के लिए प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए करंट अफेयर के रूप में हम पीटी 365 को पढ़ रहे हैं। हम बहुत लिमिटेड रूप में, यानी कि बहुत ज़्यादा एक बार में सारा वीडियो ना कवर करके छोटे-छोटे पार्ट में वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी सेक्शन के 365 में, वो महत्वपूर्ण अधिनियम एवं विधेयक हैं, क्योंकि साल भर कोई ना कोई विधेयक पास होता रहता है, किसी पे डिबेट होती रहती है, कोई चर्चा का गहन मुद्दा होता है और कोई ना कोई ऐसा विधेयक होता है जिससे आप तो 1-2 प्रश्न बन ही जाते हैं। इसीलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, महत्वपूर्ण विधेयक करीबन 14 पेज में है, तो ज़ाहिर-सी बात है एक बार में कंप्लीट करेंगे तो वीडियो करीबन 3 घंटे का बन जाएगा। तो इसीलिए हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। सबसे पहला आया था नारी शक्ति वंदन संविधान, देखेंगे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। ये पता है आपको, G20 के मीटिंग के बाद विशेष सत्र बुलाया गया था, उसी के दौरान इसमें पास किया गया था। देख लेते हैं इसमें क्या लिख रहा है। हाल ही में संसद ने संविधान 106, ये याद रखिएगा, ये पूछेगा डायरेक्ट कि कौन से नंबर का था, या कोई नंबर लिख देगा, 105 लिख देगा, 108 लिख देगा, ये ध्यान रखिएगा। 106वां वो संविधान संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य की विधानसभा में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षण प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, 3 जगह की बात कर रहा है। पहला कर रहा है लोकसभा, दूसरा राज्य विधानसभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है, उसके में जो विधानसभा होती है उसके लिए। पौंडीचेरी के लिए बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। पौंडीचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु जो अब तक के प्रमुख प्रयास हैं उनको देख लेते हैं। ये एक थोड़ा-सा डीप टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाएगी। 52वें 1952 में देखेंगे, 73-74 संविधान संशोधन के माध्यम से नगरपालिका और पंचायतों में आप महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 1996 में लोकसभा और अन्य राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षण करने हेतु 81वां संविधान संशोधन पेश किया गया था, लेकिन यह किसी कारणवश पास नहीं हो पाया था। फिर 98 में और 99 में इन वर्षों में भी इस प्रकार कदम उठाए गए कि आप महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षण की बात की गई। फिर 2008 आया। 2008 में भी हो आपको याद होगा, G20 की मीटिंग हुई थी जिसमें भारत सम्मिलित हुआ था और वहाँ भी जो केंद्रीय मुद्दा था यही था कि महिलाओं को कैसे राजनीति में लाया जाए। हाँ, राजनीतिक सशक्तिकरण किया जाए, तो उस वक़्त की सरकार ने भी पेश किया था। इस प्रकार का अंतिम प्रयास 2008 में किया गया था। वर्ष 2008 में महिलाओं के आरक्षण के लिए विधेयक वर्ष 2008 में महिलाओं के आरक्षण के लिए एक विधेयक राज्यसभा में पेश कर उसे पारित किया गया। हालाँकि बाद में यह विधेयक व्याप्तगत यानी निरस्त हो गया था। यानी ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। उसी समय ये व्याप्तगत यानी लैप्स हो गया था। तो याद रखिएगा कि पहला जो प्रावधान किया गया भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद महिलाओं के आरक्षण के लिए, तो वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। फिर 96 में भी ऐसा प्रावधान लाया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए किया जाएगा, लेकिन यह किसी कारणवश यह भी पेश किया गया था, लेकिन वो नहीं हुआ था, मतलब कि पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाया था। पास हो गया था लेकिन क्रियान्वित नहीं हुआ था। और जो पास हुआ था, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 81वां संविधान संशोधन है। हो सकता है इसको ये 91वां संविधान संशोधन लिख दें, ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी बात है इसमें। और इसमें जो देखना है, थोड़ा-सा ये देख लेते हैं क्या-क्या नए-नए प्रावधान जोड़े गए हैं। अदरवाइज़ और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने देखा है इसको। इस अधिनियम के तहत संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में संशोधन किया गया। आर्टिकल 239 ए जो जानते हैं, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद
239 ए में संशोधन किया गया है। आपको पता है 239 ए दिल्ली को जब विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था उससे संबंधित था ये। उससे संबंधित होने की वजह से ज़ाहिर-सी बात है इसमें संशोधन होगा। अब है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़े गए हैं। मतलब क्या-क्या अनुच्छेद और जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 330 ए में और 332 ए लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 332 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। मतलब 330 और 332 क्या है? वो लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 334 एक देखेंगे, ए में देखेंगे महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद से जो पहली जनगणना आयोजित होगी उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। मतलब कि अब ये जो नई जनगणना होगी वह नई जनगणना आप देखेंगे 2031 में होगी। अगर बीच में करा दिया जाए तो बात अलग है। उसके बाद एक मिनट रुकिए। उसके बाद आप देखेंगे कि परिसीमन होगा। परिसीमन आयोग की चर्चा किस आर्टिकल में है ये थोड़ा हमें बताइएगा, आप कमेंट करिएगा। अब है सूर्य अस्त खंड यानी सनसेट क्लॉज देख लेते हैं। महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि इस आरक्षण कानून के लागू होने की तारीख से 15 वर्ष तक जारी रहेगी। हालांकि संसद कानून बनाकर महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि को और भी आगे जारी कर सकता है। मतलब ये कैसा है? ये सनसेट क्लॉज है। इसमें जब ये लागू हो जाएगा जिस दिन से, मतलब कि पूर्णतः रूप से कि आपको लोकसभा और राज्य की विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में आपको महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलने लगेगा, उस वर्ष से लेके 15 वर्ष तक यह लागू रहेगा। जैसे आप देखेंगे आरक्षण जब आया था SC/ST के लिए तो भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि 15 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद आगे चाहे तो देश की संसद इसको आगे बढ़ा सकती है। वैसे इसमें भी बोला गया है कि यह जो है आगे बढ़ सकता है, 15 वर्ष के बाद भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये जो 15 वर्ष है ये अवधि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है लिख दे 25 वर्ष, कुछ ऐसे भी लिख दे या 5 वर्ष लिख दे। ध्यान रखिएगा ये 15 वर्ष है। यूपीएससी कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन, यही जो छोटे-छोटे फैक्ट होते हैं इसमें जो है छेड़खानी करती है, लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। 15 को 25 कर देगी या 45 कर देगी तो लोगों को कन्फ्यूज़न है कि अरे यार 15 था, 5 तो है लेकिन क्या है? तो ये बात है। अब महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आवधिक रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद होगा। यानी कि अगर आपको आगे बढ़ाना है, आप 15 वर्ष बाद आगे बढ़ाएँ तो परिसीमन होगा। परिसीमन क्या होता है ये आप जानते हैं, आपने अपने बेसिक जब बुक्स पढ़ी हैं और नोट्स पढ़े उसमें पता है कि आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है और ये परिसीमन के द्वारा आगे भी बढ़ाया जाएगा। इस अधिनियम में उत्पन्न मौजूदा विधानसभाओं और लोकसभाओं के विघटन तक भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब कि जब इस जो अभी मौजूदा जो विधानसभा और लोकसभा चल रही है इसके अगर ये विघटित भी हो जाती है तो जो 106वां संविधान संशोधन लाया गया है ये प्रभावित नहीं करेगा। हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन 2023 में केंद्र शासित प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा भी अधिनियमित किया गया है। वे क्रमशः जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करता है। यानी कि अभी जो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से संबंधित जो नया विधेयक लाया गया है उसमें ये बोला गया है कि जो आप देखेंगे नारी शक्ति वंदना विधेयक आया तो उसमें कहते जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी की बात नहीं होती, लेकिन जब नया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2023 लाया गया, एक तो 19 में आया था और ये 23 में लाया गया, उसमें बोला गया कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में और पौंडीचेरी की विधानसभा में 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, वह है बहुराज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में देखने जा रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बहु राज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन करता है। याद रखिएगा जो नया संशोधन लाया गया है
2023 में, या किसको संशोधित कर रहा है? या 2002 के आर्टिकल को संशोधित कर रहा है। अब इधर देखते हैं, बहुराज सोसाइटी अ, अधिनियम 2002 के बारे में देख लेते हैं एक बार क्या था वो, क्योंकि हो सकता है पुराने से ही क्वेश्चन बनाया कि ये था, उसमें ये परिवर्तन करके ये नया लाया गया है। तो अगर हमें इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। अब उद्देश्य क्या है? उन सरकारी समितियों के संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना जिनके उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, जो एक से अधिक राज्य में सदस्यों के हितों की पूर्ति करता है। स्व सहायता और पारस्परिक सहायता के आधार पर लोगों की संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन तथा लोकतांत्रिक कामकाज का सुगम बनाना है। अन्य घटनाक्रम देखते क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएससीएस अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 3 बहु सहकारी समितियों के गठन को मंजूरी दी है। सर्दी राष्ट्रीय बहुराज्य सरकारी निर्यात समिति के बाद देखेंगे राष्ट्रीय बहुराज्य सरकारी जैविक ऑर्गेनिक समिति और राष्ट्रीय बहुराज्य सरकारी बीज समिति, यानी 3 प्रकार की समितियां हैं जो एक निर्यात को बढ़ावा देगी, एक जैविक यानी ऑर्गेनिक उद्योग के लिए है, और उसके बाद देखेंगे आप बीजों का उत्पादन कैसे करना उसके लिए है। तो याद करिए, निर्यात, जैविक ऑर्गेनिक खेती और सीड्स यानी बीज के लिए है। और अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र देख लेते हैं। हाँ, सरकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे। केंद्र सरकार चयन समिति के सुझावों के आधार पर इन सदस्यों की नियुक्ति करेगी, यानी कि जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण है, इसमें 3 लोग होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक कोई और व्यक्ति होगा, अधिकतम 3 लोग होंगे। बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा और इन समितियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी। आगे देखते हैं, सहकारी समितियों का समामेलन और विभाजन देख लेते हैं। राज्य सहकारी समितियों को संबंधित राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत मौजूदा एमएससीएस के विलय करने की अनुमति होगी। रुग्ण सहकारी समिति के पुनरुत्थान के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष की शुरुआत की जाएगी। सहकारी शेयरधारकों के मोचन के पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बस सिर्फ हेडिंग देख लीजिए, बाकी और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, याद रख लीजिए। बाकी आप तो खुद भी एक बार पढ़ेंगे तो उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि निर्देशित मंडल की संरचना कैसी होगी कि इसमें देखेंगे अधिनियम के तहत एक मिनट पेन चेंज करें, हाँ, एक बहुराज्य सहकारी समिति बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं। बस, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियों के लिए एक संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या क्या है ये देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? सहकारी समिति 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है कि जो पूछ लेगा सहकारी समिति जो है वह किसका विषय है, तो वह राज्य का विषय हो सकता है। लोग ऐसे लगा दे कि केंद्र का विषय, लेकिन नहीं, ये राज्य का विषय है। अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। साथ ही 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को सहकारी समितियों के गठन को मौलिक अधिकार बनाता है। क्या बनाता है? मौलिक अधिकार बनाता है। याद रखिएगा, 91वां संविधान संशोधन जो आप देखेंगे, 97वां संविधान संशोधन 2011 का, और सहकारी समितियों को व्यापार के मामले में जो मूल अधिकार हमारे हैं आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें एक मूल अधिकार बनाया गया है। अब उसके बाद अनुच्छेद 43 भी जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। भाग 9 बी देख लेते हैं। भाग 9 किसके लिए? पंचायत के लिए। भाग 9 ए किससे आएगा संबंधित? आप देखेंगे कि जो नगर पालिका है उनसे संबंधित है। और उसके बाद भाग 9 बी देखेंगे तो सहकारी समितियों से, आपको पता है यह सहकारी
यह सहकारी समितियों के निगमन बोर्ड के सदस्यों और प्रतिनिधियों के लिए शर्त और सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन के से संबंधित है। भाग 9 बी के अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर अनुच्छेद 243 जेड टी तक शामिल है। अब उसके बाद है बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002। यह एक से अधिक राज्यों में संचालित होने वाली सहकारी समितियों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। सहकारी समिति मतलब ऐसे अमूल हो गया, अमूल सहकारी समिति में आएगा, तो उनके पंजीकरण के लिए 2002 में अधिनियम लाया गया था। अब है सिनेमेटोग्राफी संशोधन अधिनियम 2023, मतलब जो फ़िल्म बनती है और कैसे फ़िल्म को कैसे प्रमाण दिया जाता है, 5 प्रकार का प्रमाण दिया जाता है ना, कि युवा देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं, अडल्ट, तो उसके लिए एक सिनेमेटोग्राफी एक अधिनियम लाया गया है 2023 में, उसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने सिनेमेटोग्राफी या संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये इसलिए आया है। जब देखो आप सिनेमेटोग्राफी, जब आप हेडिंग ही अच्छे से ध्यान से पढ़ लोगे तो उसमें जो नीचे दिए तथ्य वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे, और एग्जाम में आएगा तो आपको जब पढ़ोगे कि अरे यार ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट मैंने कहाँ पढ़ा था, करंट के वीडियो में पढ़ा था, फिर मैंने अपने से पढ़ा था, फिर भले कुछ ऐसा आ जाए कि आपको नहीं आ रहा है वो उस, लेकिन आपको वो बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो जो एक लाइन दी हुई है, कोई एक फैक्ट दे दिया गया है, लेकिन आप इतना तो कंफर्म हो जाओ कि हाँ मैंने इसको पढ़ा है। जब मैंने इसको पढ़ा है तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे आ रहा है। अगर मुझे नहीं आया तो फिर किसी को नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो अपने अच्छे से याद है ना मेरे किस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा था। तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए कहते हैं हेडिंग को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। देखते हैं केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। सीबीएफसी के बारे में, यह सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत फ़िल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। यानी सिनेमेटोग्राफी अधिनियम कब का है? 1952 का है, आज़ादी के बाद का है। और ये जो है फ़िल्म जो रिलीज़ होगी उसके कैसे, मतलब रिलीज़ होनी है नहीं होनी है, उसके लिए एक नियंत्रण का काम करती है मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आपको पता ही है। विज़न क्या है? सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 और सिनेमेटोग्राफी प्रमाणन अधिनियम 1983 के प्रावधानों के अनुसार उचित और स्वस्थ मनोरंजन को सुनिश्चित करना। मतलब कि ऐसे मनोरंजन को सुनिश्चित किया जाए, ऐसे फ़िल्म या तो एड्स कुछ भी ऐसा हो कि जिससे देश की एकता, अखंडता या किसी प्रकार के मनोविकार, और साथ ही साथ जो ऐसी कोई सीन या ऐसा कोई प्रदर्शन या वीडियो ना आ पाए जनता के बीच, जिससे जो मौजूदा व्यवस्था बनी हुई है समाज की उसमें थोड़ा-सा जो है विचलन हो सके, उसको ही नियंत्रण करने के लिए यह अधिनियम, मतलब कि जो है मनोरंजन को नियंत्रित करता है। संरचना क्या है? इसमें कुल गैर सरकारी सदस्य और एक अध्यक्ष शामिल होते हैं। इन सभी को नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। मतलब इसमें जो भी होंगे वो गैर सरकारी सदस्य होंगे, सरकारी सदस्य नहीं होंगे। एक अध्यक्ष भी भी इसमें होगा। और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार द्वारा होती है। 9 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ-कहाँ, मतलब एक तो केंद्रीय कार्यालय, फिर क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ-कहाँ हैं? ये कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक, गुवाहाटी में स्थित है। और आपको इसको पढ़ने में भारत का जब मैप देखेंगे आप ऐसे करके, देखेंगे अधिकतर एरिया जो आपको साउथ वाला ही में आएगा। जैसे मुंबई यहाँ हो गया, फिर कोलकाता इधर का हो गया, फिर चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, हैदराबाद हो गया। देखेंगे ये थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे ना आप विज़ुअल, कि अरे ऐसे तो हो सकता है यहीं से क्वेश्चन बना दे कि जिसका जो उप कार्यालय कहाँ-कहाँ है, और 5-6 ठो नाम दे दे और उसमें से कोई एक गलत नाम दे, मध्य प्रदेश लिख दे, गलत हो जाएगा। एमपी में कोई एक वो दे दे, राज्य वो सिटी दे दे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कटक, नई दिल्ली, बेंगलुरु, और उसके बाद हैदराबाद, आपको देखना है हैदराबाद, गुवाहाटी साउथ में, इधर ईस्ट में देखने को मिलेगा। अब चलिए इस संशोधन में क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। यह सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1992 में संशोधन का प्रावधान करती है। इस अधिनियम को सिनेमेटोग्राफी फ़िल्म को प्रदर्शित हेतु प्रमाणित करने और सिनेमेटोग्राफी का उपयोग कर प्रदर्शन को विनियमित करने के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिनियमित
किया गया है। 1952 के अधिनियम में फ़िल्म को प्रदर्शन हेतु प्रमाण करने के लिए केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के गठन का प्रावधान किया गया है। सीबीएफसी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र कंटेंट के अनुसार संशोधित या समाप्त किए जा सकते हैं। मतलब कि अगर कोई कंटेंट ऐसा है जिसको संशोधन करना है, तो ये बोर्ड संशोधन कर सकता है और उसको लगता है ये सीन यहाँ से कट जाना चाहिए, वो कट भी सकता है। यह बोर्ड फ़िल्म के प्रदर्शन पर रोक भी लगा सकता है। तो कोई ऐसी फ़िल्म आ रही है, जैसे कि आपको याद होगा एक फ़िल्म आई थी अक्षय कुमार कह रहे हैं जिसमें दीपिका पादुकोण थी और अमिताभ बच्चन थे और सैफ अली खान थे। कोई आरक्षण ऐसे करके कोई मूवी आई थी कि उसको रोक लगा दिया गया था। एक वो आई थी, एक बनारस के ऊपर एक मूवी बनी थी 80 घाट करके वो कुछ आई थी। उस ऐसी फ़िल्म को रोक दिया गया था। क्योंकि वो समाज में एक विचलन का कार्य अदा करे थी इसलिए उसको रोक दिया गया था। अब है आयु आधारित प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र जो मतलब कहते हैं ना कि किस आयु के लोगों को ये वीडियो देख सकते हैं, वो देखिए आप देखेंगे ना पिक्चर स्टार्ट होती है ये यूआर लिखा रहता है, ऐसे करके लिखा रहता है ना आर्टिकल, ये उसी के बारे में श्रेणी क्रम है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ आप देख रहे हैं। पहले आइए इसको ही देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा अगर होना होगा, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं क्योंकि फ्रेम क्वेश्चन बनाने वाले हिस्से वो यही हैं और एक क्वेश्चन बनेगा आपका कौन सा सन का कहते अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है 1992 के का संशोधन किया जा रहा है। देखते हैं यू जो लिख के आता है वो किसके लिए होता है। इस श्रेणी की फिल्मों को बिना किसी प्रतिबंध के सभी आयु के व्यक्ति देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मोहब्बतें पिक्चर आई थी और उसके बाद पिक्चर आई थी मतलब कि जितने भी मतलब कि मेरे कहने में तो अच्छी पिक्चर जो मुझे अच्छी लगी, जैसे कि बॉर्डर हो गया, कहो ना प्यार हो गया, ये सब फ़िल्में ऐसी हैं जिसको कोई भी वर्ग का बच्चा देख सकता है। सभी वर्ग के लिए आता है तो यू लिख के उसमें देखिए प्रमाण। फिर आता है यूए। इस फ़िल्म में इस श्रेणी की फ़िल्म को 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने अभिभावक के मार्गदर्शन में ही देख सकते हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ दिया हो, जैसे सपोज करिए बॉर्डर आई थी, बॉर्डर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा दिया हुआ था, तो उसको जो है माँ-बाप के साथ आप बैठ के देख सकते हैं, तो उसके लिए यूए प्रमाण पत्र है। फिर आएगा ए प्रमाण पत्र। इस श्रेणी की फ़िल्म केवल वयस्क ही देख सकते हैं, मतलब कि जो 18 साल से कम लोग हैं, वह जो है ए प्रमाण पत्र वाली जो भी फ़िल्में होंगी, उनको जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते हैं, जो 18 साल के ऊपर के लोग होंगे, वो आप देखेंगे, जो ए श्रेणी की फ़िल्म होंगी, वो देखेंगे। तो रिवीजन करते हैं, पहले एस वाला देख लेते हैं। एस इस श्रेणी की फ़िल्म को कुछ विशेष वर्गों के लोग ही देख सकते हैं। ऐसी फ़िल्म जो थोड़ा अडल्ट हो या तो ऐसा हो कुछ उसमें मार-काट दिखाया हो बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसी खून कर रहे हैं तो उसमें उसको कहते हैं उसकी अतड़ियाँ बाहर आ रही हैं। तो इस जो कुछ ऐसे फ़िल्म कुछ ऐसे विशेष पोर्शन होते हैं, जिसमें कुछ ऐसा दिखा रहा हो जो छोटे बच्चों के लिए हार्मफुल हो या तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो मानसिक रूप से विकार हो, हृदय से कमज़ोर हो, तो वो ये चीज़ को नहीं देख इस एक पोर्शन को नहीं देख सकते हैं। ऐसे फ़िल्म के प्रमाणन के लिए आप देखेंगे तो एस कैटेगरी दी जाती है। कुल 4 इसमें देखेंगे 4 श्रेणियाँ हैं। यू आकार में क्या देखेंगे? यू आकार में कि सभी लोग देख सकते हैं। यूए आकार में क्या देखेंगे? यूए आकार में वो लोग देखेंगे जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख पाएँगे। ये आप यू आकार में देखेंगे तो फिर से रिवीजन यू में सभी लोग देख सकते हैं। यूए में 12 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते, उससे ऊपर अपने जो बच्चे होंगे 13 साल के 14 वो अपने माँ-बाप के निर्देशन में देख सकते हैं। फिर आएगा ए प्रकार की फ़िल्में। एक प्रकार की फ़िल्में जो होती है जो 18 साल के ऊपर के लोग होते हैं उनके लिए होती है और एस प्रकार की फ़िल्में ऐसी होती हैं जिसमें कुछ विशेष वर्ग जैसे कुछ विशेष ऐसा सीन आ रहा है जिसको जो लोग अपने आप को स्वस्थ नहीं समझते उस चीज़ को देखने के लिए, वह इस चीज़ को नहीं देखेंगे। हालाँकि पूरी फ़िल्म देख सकते हैं लेकिन उस सीन को कट किया जाएगा, तो वो जो है इस प्रकार की फ़िल्में होती हैं। बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है। आप इसको भी एक बार पढ़ लेते, कोई वो नहीं है। आयु आधारित प्रमाण पत्र। यह अधिनियम यूए की श्रेणी में 3 आयु आधारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण पत्र यूए के 7+, यूए 13+ और यूए 16+ होते हैं। ये वाला होता है ना कि 12 साल से कम वाले के लिए क्या है यूए 7+, फिर 13+ और 16+ है। ये आयु आधारित मानक
माता-पिता और अभिभावक के लिए बनाए गए हैं। इसके माध्यम से वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या उनके बच्चों को ऐसी फ़िल्म देखनी चाहिए अथवा नहीं। ये केवल अनुशंसात्मक है, मतलब कि एक मतलब अनुशंसा की जा रही है। ये केंद्रीय बोर्ड नहीं तय करेगा। ये जो तय करेंगे इस चीज़ को देखना है कि नहीं देखना है, वो जो बच्चे होंगे उनके अभिभावक तय करेंगे। मतलब ये अभिभावक को ऊपर ये चीज़ छोड़ी जा रही है कि क्या वो ये चीज़ बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अब है टेलीविज़न अन्य मीडिया के लिए अलग प्रमाण पत्र होता है। ए तथा एस प्रमाण पत्र वाली फ़िल्मों को टेलीविज़न या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होता है। ए श्रेणी में आपको पता है सभी पिक्चर देख सकते हैं। एस श्रेणी में ऐसे होते हैं जहाँ कुछ ऐसे पार्ट होते हैं फ़िल्म के जो बच्चों को नहीं देखने चाहिए। कैसे ऐसे व्यक्ति को जो चाहे कुछ ऐसा सीन आ रहा है जिससे वो बच्चे बच्चे या अभिभावक उसको नहीं देखना चाहते, तो वो उस सीन को कट करके बारीक बाकी सारी मूवी देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रमाण पत्र 10 वर्ष की वर्तमान वैधता के विपरीत हमेशा के लिए वैध रहेंगे। पहले 10 वर्ष तक था, लेकिन अब हमेशा एक बार फ़िल्म बन जाती है, रिलीज़ होता है, उसमें कुछ संशोधन तो नहीं, उस फ़िल्म को वापस ले लिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। फ़िल्म तो रिलीज़ हो जाती है। तो ये हमेशा के लिए प्रमाण पत्र रहता है, इसे ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार की पुनर्निरीक्षण की शक्ति, मतलब केंद्र सरकार जो होती है उसमें फिर से एक बार निरीक्षण कर सकती है, देख सकती है, सब कुछ प्रमाण के बाद भी देख सकती है कि सच में ये फ़िल्म ऐसी है जो चलानी चाहिए कि नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा वो एक मूवी आई थी, क्या नाम है, पद्मावत आई थी। उसमें भी देखिए कि केंद्र सरकार ने और फिर हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पहले देखी, उसके बाद फ़िल्म को प्रमाणित किया गया। यह अधिनियम भारत संघ बनाम ए.के. शंकरवाद 2000 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अधिनियम की धारा 6A को निरस्त करता है। इस विवाद में इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि सीबीएफसी द्वारा पहले से प्रमाणित फ़िल्मों का पुनर्निरीक्षण प्रयोग शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब है फ़िल्मों की पायरेसी को दंडित अपराध बनाना। इससे क्या होता है ना कि जो लोग पूरी मेहनत करके पिक्चर बनाते हैं और उनको लगता है कि मुझे इसमें से फ़ायदा होगा, और कहीं से लोग उसके पायरेसी सीडी निकाल लेते, पायरेसी बना के बेच देते हैं। तो जो इंसान करोड़ों लगा के फ़िल्म बना रहा है, वो ₹5 में बिक जा रही है, तो उसको तो नुकसान हो रहा है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसी पायरेसी करते हैं, उनके लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि यह अधिनियम फ़िल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगाता है। साथ ही इसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत दंड का अपराध है। आजकल आप एक कल्चर देखेंगे, लोग मूवी देखने जाते हैं हॉल में, तो उसको रिकॉर्डिंग करके स्टेटस पे डाल देते हैं। यहाँ देखेंगे आप बहुत सी आपको जैसे फ़िल्म रिलीज़ होते मन, बहुत सी दुकानों पे और इंटरनेट पे आपको ऐसी रिकॉर्डिंग मिल जाएँगी जो हॉल डबिंग होती है, इसमें लोग आते-जाते हैं और हल्ला सुनाई दे रहा है। तो वो कॉपीराइट अधिनियम है। सरकार चाहे या कोई भी चाहे, तो वो जो फ़िल्म के निर्देशक या उससे कोई भी लोग जो जुड़े हों, चाहे तो उस व्यक्ति के ऊपर केस कर सकते हैं। दंडनीय प्रावधान है ये। ये जो है दंडनीय प्रावधान है आपका। तो अर्थदंड क्या होगा? पायरेसी को एक आपराधिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें 3 साल के कारावास की सज़ा, और साथ ही फ़िल्म के उत्पादन लागत पर 5% का जुर्माना या दोनों हो सकता है। मतलब कि पहले तो आपको 3 साल की सज़ा होगी। उसके मान लीजिए कोई फ़िल्म 100 करोड़ रुपए लगा के बनी है, तो 5 करोड़ तक का आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, 3 साल की जेल हो सकती है, या दोनों भी हो सकता है कि जुर्माना भी लग जाए और 5 करोड़ रुपया भी लग जाए। 5 करोड़ रुपए एक मतलब कि एक प्रतिशत के आधार पे बना रहे हैं कि 100 को अगर प्रतिशत समझ के चलते हैं तो। अब भारत में ओटीटी विनियम जो ओवर द टॉप सिस्टम टेलीविज़न पे आता है। ओटीटी आजकल आप जानते ही हैं कितना उस पे कोई रोक-टोक है नहीं, कैसी भी सीन, कैसी भी पिक्चर, कैसी भी मार-धाड़, गोली बंदूक चल रहा है, तो उसके लिए है। तो उसके लिए कुछ जो विनियमन यानी कि कोई रेगुलेशन एक्ट लाया गया है। उनको कैसे मतलब अभी उनके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाया गया। एक रेगुलेट करने के लिए कि जो
ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है उनको कैसे कार्य करना है, उनको रेगुलेट करने के लिए या भारत में एक नया ओटीटी विनियम लाया गया है। हाल ही में डिजिटल प्रकाशन कंटेंट शिकायत परिषद यानी कि डीपीसीजीसी ने आईटी नियमावली 2021 के आधार पर ओटीटी पर दंडनीय कार्रवाई की सिफारिश की है। मतलब कि इसमें सिफारिश की गई है कि आईटी अधिनियम 2021 के प्रावधान के तहत ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या है? ओटीटी ऐसी सेवाएं हैं जो दर्शकों को सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्म, टेलीविजन और टीवी कार्यक्रम और अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान करता है। इसमें केबल या सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। नेटफ्लिक्स आप देखते हैं? नेटफ्लिक्स क्या है? वो केबल से आ रहा है? नहीं। सैटेलाइट से नहीं। वो एक ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, उसमें इंटरनेट के माध्यम अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है उसमें वो चलेगा। तो ओटीटी वही सेवाएं हैं। अब भारत की विनियमित भाषाओं में ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन क्यूरेंट कंटेंट का प्रकाशन कहा जाता है। मतलब कि भारत में विनियमित भाषा में ओटीटी प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन क्यूरेसेंट कंटेंट का प्रकाशन कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग भारत में ओटीटी विनियमन के लिए वर्तमान तंत्र क्या है? मतलब क्या-क्या अभी अब रेगुलेट करने के लिए आप क्या-क्या उपाय कर सकते हैं, तंत्र क्या है आपके पास, ये देख लेते हैं। मौजूदा कानून ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को निम्नलिखित कानून लागू होते हैं। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 का, भारतीय दंड संहिता 1860 जो कि अभी-अभी भारतीय न्याय संहिता बन गई है। स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का। नए आईटी अधिनियम 2001 में 2021 में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडियम आचार संहिता नियमावली 2021 जारी की गई। इसके प्रमुख प्रावधान में निम्नलिखित शामिल हैं। अब देखेंगे उपयुक्त नियमों के द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओटीटी तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित कर सकता है। उसके आगे देखेंगे ऑनलाइन समाचार ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता क्या है? यह आचार संहिता ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए गए दिशा निर्देश को निर्धारित करता है। कंटेंट का स्व-वर्गीकरण क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को 5 आधारित आयु आधारित श्रेणी में स्व-वर्गीकरण किया जाएगा। पहला यू आकार, यूए+, यूए+13, यूए+16 और ए जो है वैक्स के लिए आपको पता है। अब है पेरेंटल लॉक जो है आपका 13+ श्रेणी में आता है। सविनियमन ओटीटीपी का जो हमने पढ़ा ही था। अब सीओटीपी 35 फिल्म नियम देख लेते हैं। इस नियमों के तहत अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्मों को तंबाकू के उपयोग के दुष्प्रभाव को स्पष्ट मैसेज और ऑडियो विजुअल अस्वीकृति प्रदर्शित करना होगा। लिख के आता है धूम पीते थे उसमें लिख के आ जाता है देखिएगा कि धूम्रपान करना सही नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि जो है डिजिटल प्रकाशन कंटेंट शिकायत परिषद के बारे में देख लेते हैं। उत्पत्ति कब हुई? 2021 में हुई थी इसकी और ये इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान को स्थापित करता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय का अधीन आता है। सौंपे गए कार्य क्या है? इस अधिनियम के तौर पर मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र और स्पष्ट निकाय होगा साथ ही साथ और इसमें ये आईटी एक्ट 2021 के तहत ये काम करेगा बस और इसमें कुछ नहीं है। अब है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में। भारत के राष्ट्रपति ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दी है।
अब पृष्ठभूमि क्या है ये देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इधर कर दे तो और साफ आपको दिखने लगेगा। ये दिख रहा है? ठीक। अब पृष्ठभूमि देखते हैं क्या है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इसके बाद न्यायमूर्ति श्री कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने 2008 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की शुरुआती मौजूदा प्रस्तुत की थी। अब है डीपीडीपी अधिनियम 2023 के बारे में। डीपीडीपी अधिनियम के मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग को विनियमित करना है। इसमें व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को संरक्षण के आधार को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के यह अधिनियम निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण करता है। यह अधिनियम डेटा प्रोसेसिंग अर्थात व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, भंडारण या कोई और उपयोग के लिए डेटा डिफ्यूजरी पर कुछ उत्तरदायित्व का निर्देशन करता है। बाकी डेटा प्रिंसिपल, डेटा स्वामी अर्थात वह व्यक्ति जिसमें डेटा से संबंध के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण भी करता है। अब किस पर लागू होगा ये देख लेते हैं। इसके प्रावधान भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग पर लागू होगा जहां कोई डेटा डिजिटल ऑनलाइन रूप में एकत्र किया गया हो या कोई डेटा गैर डिजिटल यानी ऑफलाइन रूप में एकत्रित किया गया हो और बाद में डिजिटलीकृत किया गया हो। इसके प्रावधान भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेसिंग पर भी लागू होंगे यदि उस प्रोसेसिंग का उद्देश्य डेटा का उपयोग करके भारत में वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना है तो। बाकी और इसमें कुछ नहीं सहमति जो एक बार देख लेते हैं क्योंकि एक बार पढ़े रहेंगे ना तो जब रिवीजन मोड में आएंगे तो उसमें ये आएगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये। इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। एक बार इसको लेकिन देख लेते हैं सरसरी निगाहों से क्योंकि ज़रूरी है ये। अब इसके बाद देखते हैं इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे। किसी भी व्यक्तिगत डेटा के लिए प्रोसेस्ड व्यक्तिगत डेटा, उसके बाद व्यक्तिगत डेटा जो निम्नलिखित पर आधारित होगा आप देखेंगे। फिर सहमति के लिए क्या है वो देख लेते हैं एक बार। केवल वैध उद्देश्यों के लिए सहमति पर होगा। भारत में डेटा संरक्षण बोर्ड क्या है वो देख लेते हैं। इसमें देखेंगे आप केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है। साथ ही साथ निगरानी का कार्य भी करता है ये। डेटा के उल्लंघन पे जो जो आवश्यक उपाय करने हेतु डेटा डिफ्यूजरी के निर्देश भी देता है। उसके बाद देखेंगे आप डेटा प्रिंसिपल के अधिकार का कर्तव्य देखेंगे। फिर डेटा फ्यूजरी देखेंगे। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे लंबे कुछ खींचतान के दे दिए हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि डिजिटल सर्विसेज एक्ट मतलब जो डिजिटल जो सर्विसेज होते हैं उनके बारे में ये एक्ट है। यूरोपीय संघ ने पुष्टि किया है कि यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विस एक्ट के तहत ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन कुल 19 प्लेटफॉर्म पर लागू किए जाएंगे। अब है डीएसए के बारे में। डीएसए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली विनियमित टूल बॉक्स है। यह ऑनलाइन मध्यवर्ती हेतु विनियमित कार्य प्रणाली के लिए एक मानक दंड निर्धारित करती है। 2020 में डीएसए और डिजिटल मार्केटिंग एक्ट के माध्यम से सुरक्षित व अधिक निष्पक्ष डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा का प्रस्ताव लागू किया है। यह फ्रेमवर्क 2024 में लागू होगा। डिजिटल मार्केट एक्ट के चलते गूगल, अमेज़न और मेटा जैसे गेटकीपर प्लेटफॉर्म अधिक प्रभावी होंगे क्योंकि यह लक्षित विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग से पहले उपयोगकर्ताओं की सहमति की आवश्यकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके डेटा जो आप वीडियो देख रहे हैं या किसी प्रकार के कंटेंट सर्च कर रहे हैं और उसी प्रकार कंटेंट दिखने लगते हैं आपको, इसके लिए अब आपको गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी कंपनी पहले आपसे इजाज़त लेंगी। बस यूरोपीय संघ ने ये बताया है और बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो है देखेंगे हम लोग आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित विनियम जो है अब हम लोग इसको कल से
देखेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने और मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछे गए 1-2 उसके उत्तर देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।